ब दिन महंगाई होता जा रहा है। अभी पेट्रोल 180 रुपया पहुँच गया, तो गरीब आवाम क्या करेगा? गरीब ही बर्बाद है ना, किसी को गरीब के बारे में तो कुछ भी नहीं, ये तो अपने मफाद के लिए बैठी हुए हैं। 1000 रुपये पेट्रोल डाल देते, एक हफ्ता काम करता था, अभी जो है ना दो तीन दिन भी काम नहीं करता है। सवारी 50-60 रुपए देते हैं, पेट्रोल 180 रुपए लीटर हो गया। हम क्या करें, गरीबी है, क्या करें? हम 1000-1200 की दिहाड़ी लगाते हैं, ये 30 रुपये पेट्रोल महंगा होने से हमें 600-700 रुपये का मुझे नुकसान पड़ रहा है। अब 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब खुद अंदाज़ा करें कि गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं, पैनल में शामिल होंगे सलमान आबिद साहब, शाहिद रियाज गोंदल साहब और हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब। इसके साथ साथ हमें साथ हासिल रहेगा माहिर मैशत इशफाक तोला साहब का। सबसे पहले बात करेंगे कि तजर्बाकार हुकूमत IMF का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी है। मईशत को संभाला देने के लिए सख्त इकदाम करने का दावा करते हुए आवाम पर तारीखी पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत में रिकॉर्ड 30 रुपए तक इजाफा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हुकूमत ने साथ में ये इशारा भी दिया है कि आइंदा दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा भी हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिराने की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और 1 जून से बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपए तक इजाफा किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी तौर पर 300 रुपए तक किराए बढ़ा दिए। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान मजीद तेज होने का खदशा है, लेकिन हुकूमती फैसले के बाद आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में अचानक बड़ी कमी आई और स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान देखा गया। पेट्रोल महंगा होने से ऑपोजिशन के साथ साथ शहरियों की जानिब से भी शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रात 8 बजे कौम से खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किए जाने का इम्कान है। प्रोग्राम में सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे इसी बारे में कि मईशत के लिए तो ये सारी सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है, लेकिन इशफाक तोला साहब, आपको क्या लगता है कि आवाम के हालात में कोई बेहतरी आएगी इस सख्त फैसलों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपने बड़ा अच्छा इब्तिदाइया दे दिया कि जाहिर बात है जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या बिजली की कीमत बढ़ती है तो मेरा ख्याल है एक अफराते दर में इजाफा होता है। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिसमें अफराते दर और इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। हमारी 13.7% थी और मैं ये समझता हूँ कि इस शरह से अगर मैं देखूँ तो गरीब का एक जीना बड़ा मुश्किल होता है। और आज हम देखेंगे अभी 1 घंटे के बाद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर क्या अनाउंसमेंट करते हैं। मेरा अपना ये अंदाज़ा था और जो मैं इनको मेरा ख्याल है बता भी चुका था और राइटिंग भी दे चुका था कि इनको सबसे पहले ये करना चाहिए था कि गरीब को एक पहले रिलीफ दे। पहले आप एहसास प्रोग्राम में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आप एक सब्सटेंशियल रिलीफ देते कि आपकी अफराते ज़र अगर बढ़ती है सपोज करें और आपकी ज़िंदगी में अगर सपोज करें 2 या 3 हज़ार रुपये जो निचला तबका है अगर उनको फर्क पड़ता है इस महंगाई की वजह से, तो उसको किस तरीके से हम कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा, एक तनख्वाहदार तबका होता है जिसकी औसत आमदन 50,000 रुपये महीना होती है या 75,000 महीना होती है या 1 लाख। ये वो तबका है जिसको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि जिनकी 50,000 तनख्वाह उनको 10% बढ़ा दें, जिनकी 75,000 है 7.5% बढ़ा दें और जिनकी 1 लाख अगर तनख्वाह है उनको 5% फौरन आप रिलीफ दें, ताकि कम से कम उस महंगाई के तूफान से थमने के लिए इनके पास कोई शील्ड मौजूद हो। दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि आप देखें अफराते दर में इजाफा 2 वजह से हुआ। दुनिया में अफराते दर की वजह जो बनी है वो 2 वजूहत से बनी है। एक बनी है आपकी अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है और दूसरी वजह जो बनी है वो उस वजह से बनी है कि आपकी रुपए की कदर कीमत में कमी वाकई हुई है। अगर हम देखें कि अब इन 45 दिनों के अंदर 188 रुपए से 182 रुपए गई और फिर 202 रुपए हमने देखे और आज फिर 199 रुपए कुछ 60-75 पैसे मैंने देखा है क्लोज। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जिस तरीके से ये डॉलर आपका डीवैल्यू होता है, रुपये डीवैल्यू होता है, इससे आपकी महंगाई में इजाफा हो जाता है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो कि मुसद्दिका अंदाजा है कि इसमें 10 रुपए अगर आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है तो 1.5% अफराते दर में इजाफा होता है। और जब आपकी पेट्रोल की आपकी कीमत में 10 रुपए का इजाफा होता है क्योंकि इसके मुजम्मरात बहुत जगहों पे जाते हैं तो उस पर असर आपका 8.5% होता है और डीजल का
0.65% महंगाई पे असर पड़ता है 10 रुपए से। तो 30 रुपए की वजह से 1.5 और मेरा ख्याल है ये 2-3% अगर अफरात दर में इजाफा होता है तो उसको आपको किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट करना है। और दूसरी तरफ आपको जब ये स्टेबिलिटी आती है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रुपये की कदर व कीमत बेहतर होगी, जैसे आज आपने देखा। और मेरा अंदाजा है, अगर मैं देखूं IMF या स्टेट बैंक इसकी सही कैलकुलेशन दे सकते हैं। इशफाक साहब, इस सारी सूरत हाल को हुकूमत कंपनसेट कैसे करेगी? मैं कंपनसेट क्या करना, अगर 476 अरब रुपए का आपका खर्चा है और 476 अरब रुपए अगर मैं बचाता हूँ इस विड्रॉल के बाद, जो कि अनफंडेड सब्सिडी थी, जो सब्सिडी थी नहीं आपके पास, और अगर उसकी जगह मुझे 100 अरब रुपए आपको खर्च करना पड़ता हो तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ IMF इस पे कभी मना नहीं करेगा आपको। और उसमें से बल्क जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर को बर्दाश्त करना है, गवर्नमेंट को कम बर्दाश्त करना। ठीक है, शाहिद रियाज गोंदल साहब क्या कहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफान तेज से तेज तर होता चला जा रहा है और पहले जो सफ़ेद पोश तबका था अब उसके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं, महंगाई के इस दौर में क्या हुकूमत आवाम के लिए कोई रिलीफ निकालने में कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक आवाम को तवक्को थी कि 13 जमातें हैं और नून लीग का एक अपना बयानिया रहा है, जो पहली एक पॉलिटिकल चीज़ है, एक मुआशी चीज़ है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो और जो भी गवर्नमेंट है लेट दैट कंप्लीट दैम टर्म, 5 साल वो अपने मुकम्मल करें। अपनी जो भी उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनानी थी मुआशी तौर पे, और उन्होंने उस वक्त 10 रुपए कीमत भी कम की, तो उनका एक बयानिया था। अब अचानक ये जो 13 पार्टियों का इत्तेहाद है और जिसमें 2 लॉन्ग मार्च हुए महंगाई के ख़िलाफ़। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूं, जो 10 रुपए कमी की थी इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, तो उन्होंने कहा था कि ये इनकी कांपें टांग गई हैं और मेरे लॉन्ग मार्च की वजह से ये हुआ। उसके बाद एक लॉन्ग मार्च नून लीग ने भी किया महंगाई मुकाव मार्च, और उसके महंगाई मार्च जो था, और उसमें भी इमरान खान की जो वो कीमतें उन्होंने बढ़ाई थी या बढ़ानी थी, वो भी यही इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, IMF के और आलमी कीमतें थी तेल की। तो जब आपका मौक़िफ़ 2 लॉन्ग मार्च किए कि ये था कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी है, तो फिर आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें 13 जमातें हैं, सबसे एक्सपीरियंस जमातें हैं। अगर आपने IMF की सारी शराइत माननी ही है और ये सारा बोझ, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये इंटरनेशनल एक प्रेशर है जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है, लेकिन ये तो इमरान खान भी कर सकते थे। ये एक ऐसा ही वाक़या है कि किसी बंदे ने बहुत महंगा वकील किया, उसके बेटा कत्ल के मुकदमे में था, तो जब वो अदालत में वापस आ रहा था तो उसने सबसे अच्छा वकील किया था, तो उसे एक बिल्कुल नॉर्मल वकील से मुलाकात हुई, तो उसने कहा चाचा जी कौन वकील किया? उसने कहा पुत्र सब तो महंगा वकील किया कचहरी का। उन्हें क्या बच्चा फैसला की होया? उन्हें क्या भी पुत्र तो मेरा फाय लग गया। उन्हें क्या चाचा ये जरा तू काम 2.5 लाख च कराया, मैं 1,500 च कर सकता सी। अगर आपने IMF के सारे फैसले मानने हैं मनो अन, और आपके पास कोई सलूशन रिलीफ का नहीं है और बेबसी है, तो फिर ये सारा जो है इतना हैसल और ये टर्नओवर, और ये राजा रियाज साहब जो आज अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, तो ये सारा करने का अपने मौक़िफ़ और अपने नैरेटिव और अपने बयानिए पे कायम रहते, वेट करते। आज लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि हम उन्हीं मुआहदों को भुगत रहे हैं जो ऑलरेडी पिछली हुकूमत IMF के साथ मुआहदे करके गई है, बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं हमारे साथ। अगर आपने मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हो, वो तो सारे का सारा मलबा पिछली हुकूमत पर ही डाल रहे हैं। देखिए, मैं तो यही अर्ज़ की ना कि अगर उन्होंने मुआहदे किए तो बिलावल भुट्टो का ऑन रिकॉर्ड बयान है, उन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा कि मैं जो लॉन्ग मार्च कराची से लेकर इस्लामाबाद आया हूँ, इनकी टांगें कांपें टांग गई हैं और इन्होंने पेट्रोल कम किया। उन्होंने इसका क्रेडिट लिया खुद, और महंगाई मार्च किया नून लीग ने। और अब आप देखें ये डिस्कनेक्शन है बिटवीन पीपल और इन पार्टीज़ के दरमियान, और जो भी लोग बंद कमरों में या दुनिया के दारुल खिलाफों में फैसले कर रहे हैं ना, उनका और पब्लिक में डिस्कनेक्ट है। वो ये समझ रहे हैं कि ये लोग इसको पार्लियामेंट समझ रहे हैं, जो राजा रियाज हैं वो 25 लोग उनको मुस्तनद लोटे करार दिए सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने, और जो बाकी लोग हैं वो PTI के हैं, वो अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट की अपोजिशन नहीं कर रही, वो जो साबका हुकूमत है उसकी अपोजिशन करे। तो एवरीबॉडी इज़ वॉचिंग। अगर आपने महंगाई मार्च उस वक्त किया, यही वजूहात थी, यही हालात थे। अगर आपके पास सलूशन नहीं था तो ये सारा बर्डन जो प्रीवियस गवर्नमेंट का है, जो आप कहते हैं कि बारूदी सुरंगें खोद के चले गए,
तो वन शुड हैव एनालाइज्ड और उनको ये भुगतने देते। उसके अलावा अगर टाइम होगा तो मैं इस पे भी बात करूंगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। बिल्कुल ऐसा ही। $3 बिलियन वो महीने का भेज रहे हैं। आपको $1 बिलियन IMF से लेने के लिए इतनी ज़्यादा शराइत माननी पड़ रही हैं। आपने उनको वोट की तो कोई बात ही नहीं है, ना दें उनको। मैं इस पे और बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे वो वोट लेके। अब लेकिन हुकूमत ने मखसूस कहा है कि उनकी कुछ सीटें जो हैं वो मखसूस कर देंगे। नबीला, मैं समझता हूँ कि पहले ये देखना चाहिए कि कौम से लेता कोई क्या है और देता कोई क्या है। पहले तो ये देखना, वोट का हक भी ना दें, मखसूस सीटें भी ना दें, लेकिन आप उनको ओन करें, आप उनको इंगेज करें, आप उनको इज्जत दें। भाई देखें $3 बिलियन, वो कहते हैं, ये भी एक गलत कंसेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन है नबीला कि जी वो अपनी फैमिली को भेजते हैं। भाई जो एक्सपोर्टर है जब वो ज़र मुबादला मुल्क में लाता है तो वो क्या मेरे और आपके अकाउंट में डालता है? वो स्टेट बैंक डॉलर रख लेता है, उनको पैसे देता है और वो ज़र मुबादला उनके पास होता है जिससे वो तेल, गैस और बाकी चीज़ें दरामद कर लेते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तानी अपने पैसे भेजते हैं तो फॉरेन करेंसी आज श्रीलंका के पास नहीं है, वो तेल और गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने घरों में फॉरेन करेंसी में भेजते हैं जो स्टेट बैंक रख लेता है। और अगर 600 अरब रुपया, $3 बिलियन मीन 600 अरब रुपया आपकी जब इकोनॉमी में आता है, जहां वो भेजते हैं तो वो कोई देगों में पैसे बंद करके जमीन के अंदर नहीं दबा देते। ठीक है, वो सरमाया मार्केट में नबीला आता है और उसकी वजह से मईशत का पहिया चलता है। मैं कोई ये नहीं कहता कि जी उनको वहां से वोट का हक दें, यहां से दें। दे शुड बी, माई ओनली रिक्वेस्ट वुड बी कि उनको इज्जत के साथ पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन बनाया जाता, उनको ओन करना चाहिए, उनको डिस्कशन में प्रोसेस में शामिल किया जाता, उनकी राय ली जाती। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पेट्रोल 30 रुपया महंगा हो गया, बिजली की कीमत बढ़ाने का भी इंदिया जो है वो दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो फिर बढ़ेंगी। क्या हमारी आवाम में इतनी सक्कत है कि वो महंगाई का ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, इमरान खान की हुकूमत पे सबसे बड़ी तनकीद ये जो 13 जमातें करती थीं, वो ये कहती थी कि इमरान खान साहब के पास कोई तजर्बा नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, कोई नेक नीयती नहीं है, उनको विजनरी ही नहीं है कि वो किस तरीके से इस सारी पॉलिटिक्स को डील करेंगे। आज ये 13 जमातों का इत्तेहाद, सबसे ज़्यादा तजर्बाकार, सबसे ज़्यादा इक़्तिदार की सियासत में रहने वाला ये टोला, और आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी पेट्रोल प्राइसिंग जो है ना उसमें इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी 30 रुपये जो है ना यकमुश्त जो है इजाफा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आप ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत ने ये माहिदे किए थे, आप ये कहते थे कि IMF के पास के साथ माहिदे होने नहीं चाहिए थे, तो अब आप तो हुकूमत में है ना, तो आप ये माहिदे कैंसिल कर दें, ये शराइत ना माने जो इमरान खान साहब ने मानी, आप हुकूमत में है, ये कह के जी क्योंकि इमरान खान साहब ने माने थे अब हमें भी इसको कंटिन्यू करना है। तो अभी जो गोंदल साहब ने कहा तो फिर फ़र्क क्या रह गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर कि हम बैगर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो उसके बाद फिर आप किस तरह से तवक्को रखते हैं कि ये हुक्मरान टोला जो है या हुक्मरान ग्रुप जो है ये आपको IMF के सामने अवामी मफादात के सामने खड़े होकर बात कर सके? देखिए, बात यह है कि IMF की कंडीशंस हैं, शराइत है, मैं मान लेता हूं, आपके अपनी आवाम की भी तो कोई कंडीशन है ना, उनकी भी तो कुछ शराइत है ना, उनका भी तो कोई स्टेटस है ना, उनकी भी तो कोई मुश्किलात है ना। आपने किसी फोरम पर उन पॉइंट्स को रखा है? और मैंने आपको बताया कि जो भी 30 रुपए का इजाफा हुआ है उसके बाद जाके अब देखिएगा अगली किस्त जो आएगी वो 20-22 रुपए इजाफा, ये 200 प्लस पे जाना है। और आपके सामने प्रॉब्लम क्या है? आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि जल्दी से हम IMF की शराइत माने, उनसे अगली किस्त लें, और जो आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी थी जिसके ऊपर एक बड़ा शोर मचाया हुआ था जरदारी साहब ने कि पहले इस्लाहात होंगी फिर इंतखाबात होंगे, वो इस्लाहात निकल आई एक ओवरसीज पाकिस्तानी के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरी निकल आई कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खात्मे में, और तीसरी बड़ी शानदार आपने एक चीज़ निकाली कि जो नैब है उसे आपने सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, कानूनी तौर पर उसे मफलूज कर दिया। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर तो इमरान खान साहब कहते थे ना कि ये आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, इसलिए अवामी मफादात की सियासत तो पीछे लगी ना। अब आज की जो हुकूमत है
उसके ज़रा 2 माह पहले के बयानात उठाएं मुख्तलिफ लोगों के। यही मुफ्ता इस्माइल साहब के प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है मुख्तलिफ चैनल पे, जहां वो पेट्रोल की कीमतों में 8-10 रुपए जब इजाफा होता था तो क्या क्या दलीलें देते थे, क्या क्या तावीलें देते थे। आज जब वो कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ज़रूरत है, तो भाई इंटरनेशनल मार्केट की मिसाल तो फिर इमरान खान भी देते थे, आप उस वक्त मानते नहीं थे। इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के पास जो तजर्बाकार हुकूमत है, सलाहियत वाली हुकूमत है बकौल उनके पास भी कोई माशी रोड मैप नहीं है कि किस रोड मैप को इख्तियार किया जाए। कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म तो उनके पास टाइम भी नहीं है, तो कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोगों को रिलीफ दे सके। जी, अवामी मफादात का एहसास है? देखिए, अवामी मफादात का ये जितनी लड़ाई इस वक्त इक़्तिदार की सियासत में हो रही है, इसमें अवाम है कहाँ, मुझे पहले बता दीजिए ना। बिलावल की सारी सियासत, नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की सारी सियासत और जो बाकी जमातें सियासत कर रही हैं, उसमें अगर अवाम का दर्द होता तो आप इन गैर मामूली हालात में कोई ऐसे गैर मामूली फैसले करते। अब देखिए, आपको याद है ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा और मैं लोगों को आटा महंगा नहीं होने दूंगा। आज आटे की कीमतें बढ़ी है ना, और आटे की कीमतें बढ़ी हैं, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी बढ़ी हैं। अब मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब आज जब शाम को पैकेज देंगे, प्रॉब्लम क्या है? आप पैकेज अनाउंस कर देंगे, उसकी ट्रांसलेशन नीचे नहीं होनी, क्योंकि आपके पास कोई निज़ाम ही नहीं है। पंजाब में तो हुकूमत ही नहीं है, कैबिनेट के बगैर हुकूमत चल रही है। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि हुकूमत भी उसी मुश्किल में फंसी हुई है जिस तरह से आप बाकी साहब का हुकूमत पर तनकीद करते थे। आपके पास भी इस वक्त कोई रेजोल्यूशन नहीं है कि हम मौजूदा सूरत हाल में कौम को किस तरह से माशी रिलीफ दे सकते हैं। इसका कोई एजेंडा इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। आवाम को रिलीफ भी नहीं मिलेगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद आवाम की ज़िंदगी में पैदा होने वाली मुश्किलात से रिलेटेड हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हम हर दौरे हुकूमत में एक ही सवाल करते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आवाम की ज़िंदगी में आसानी आएगी या नहीं आएगी। ताहिर अशरफी साहब, इस वक्त जो दौरे हुकूमत चल रहा है, आपको लगता है कि ये हुकूमत आवाम की ज़िंदगी में कोई रिलीफ लाने के लिए संजीदा तौर पर काम कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हैं, इसमें कोई भी आ जाए, आप यही हालात देखेंगे। ये तो मुमकिन है कि इधर उधर से मांग के इधर से कोई इमदाद ले लें, कोई दोस्त मुल्क मदद कर दे, कोई 2 महीने 4 महीने फिर गुजर जाएं, फिर अगले घर हम पहुँच जाएं। जब तक आपके मुल्क में अमन और इस्तिक़रार नहीं आएगा, इस्तेहकाम नहीं आएगा, इस सियासी तौर पर भी, और जब सियासी तौर पे आएगा तो लाजमी बात है बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। उस वक़्त तक आपकी कैफियत यही रहनी है। आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने को नहीं आता है, आपके यहाँ अल्लाह ताला ने बेइंतहा वसाइल दिए हैं, हम ज़री मुल्क हैं, लेकिन आपका निज़ाम है, अगर हुकूमत देखें या ब्यूरोक्रेसी का देखें, टोटल सिस्टम आप देखें तो आपका सिस्टम कोलैप्स करता चला जा रहा है और इंतहा पर पहुंचा हुआ है। अब हम दोस्त मुल्क सऊदी अरब है, उसने भी हमारी जो हमारे साथ ताउन था उसमें वो आगे जाएगा, उसने बढ़ा भी देगा। IMF से हम, जब आप IMF से या और इदारों से जाके इमदाद लेंगे, कर्जे लेंगे, तो फिर उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। फिर ये तो मुमकिन नहीं है कि आप जाएं किसी से कर्जा लेने और उसकी शर्त ना माने। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमारी सियासी मजहबी क़यादत जो है, हमारे दानिश्वर जो है, सब मिल बैठे, कोई इनको बिठा दे। अगर खुद नहीं ये बैठ सकते तो कोई अल्लाह ताला की तरफ से दुआएं की जा सकती है, कोई इनको बिठाए, ये बैठ के कोई एक मिसाक़े पाकिस्तान करें कि हुकूमत किसी की भी आ जाए, लोग जिसको मुंतखब करें उसको चलने दें, आप उसकी मदद करें। दूसरे मेयारी अपोजिशन, हिज़्ब इख्तिलाफ हो। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर आपकी यही सूरत हाल रहती है तो कौन इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में? आप मुझे, मैं दावे से आज ये बात कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और यहाँ मेरे बड़े भाई सलमान आबिद साहब भी बैठे हैं और भी लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं। आप पाकिस्तान में सियासी तौर पर अमन और इस्तेहकाम दे दीजिए। मैं आपको 6 महीने के अंदर दुनिया इस्लाम, दुनिया अरब से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। बहुत सारा आपका बोझ जो है, आपका वो जो है वो उठा लेंगे
लेकिन इन हालात में कौन आएगा हमारे पास? हमारे एक अरब मुल्क के सरबराह ने हमारे एक वजीर आजम को कहा था कि हम तुम्हारे मुल्क में जाके क्या करें, तुम्हारा सेक्शन अफसर तुम्हारे जो है वजीर आजम से तुमसे ज्यादा ताकतवर है। आपके यहाँ चाइना आपका दोस्त है, वो आपके साथ ताउन के लिए तैयार है, सऊदी अरब तैयार है, मुत्तहिदा अरब अमारात तैयार है, और भी कई दोस्त ममालिक जो है वो तैयार हैं। और ये हकीकत बात है कि कोई भी वजीर आजम आए, इमरान खान साहब आए, उनके साथ भी अगर आप बाहर जाए तो देखें क्या था, मांगने के लिए जाते थे। अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आप देख ले क्या है, वो बेचारा रोज टेलीफोन, कभी चाइना, कभी सऊदिया, कभी अमारात, कभी कतर। क्या है जी, खुदा का वास्ता इमदाद, यही हमारा हाल है ना। इससे कैसे निकलेंगे? ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये ताहिर अशरफी साहब, सवाल भी तो यही है कि इससे कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे? और इससे निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि ये सारी सियासी क़यादत अपनी अपनी ईगो कुर्बान करे, अपनी इनाएं कुर्बान करे, और आप एक टेबल पर बैठे और आप मुझे बताएं, इन्होंने हुकूमत किस पे करनी है? पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान पे। 30 रुपए आज तेल जो है, तेल महंगा हुआ है। आगे फिर आपकी स्टॉक एक्सचेंज चले, आज बेहतर हुई, लेकिन पिछले हफ्ते क्या हाल रहा है? आप बाकी क्यों? ये किसी हुकूमत एक का मामला नहीं है, ये हमारे रवैयों का मामला है। जब तक हम अपने रवैये ठीक नहीं करेंगे, जब तक इस्लामाबाद में बैठे सफारतकार ये लिखते रहेंगे कि जनाब यहाँ पता नहीं कल क्या हो जाना है, यहाँ परसों क्या हो जाना है, इस सारी सूरत हाल में कभी भी पाकिस्तान के हालात जो इससे मुख्तलिफ नहीं हो सकेंगे। आबिद क़य्यूम सलहरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि IMF की जानिब से एक रिलीफ पैकेज तो दिया गया है, क्या ये आवाम को सहूलत देगा या मजीद तकलीफ का बायस बनेगा? देखिए, IMF के साथ इस वक्त जो डील हो रही है वो बहुत क्रूशियल है। पाकिस्तान को जुलाई 2023 तक जो है वो 46 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में, और अगर IMF के साथ बातचीत जो है वो नहीं होती इस वक्त, तो जाहिर है कि पाकिस्तान एक शदीद मुश्किल में होगा। रुपये जो है करेंसी, उस पर मज़ीद दबाव आएगा, और यही वजह है कि हुकूमत ने कुछ 6 हफ्ते रजिस्ट करने के बाद बिलाखिर कल पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी, बिजली की कीमतें भी बढ़ रही होंगी, और आपने देखा कि उसका फौरी असर आया। आज ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 2 रुपये उसमें कमी आई, और जो दोस्त ममालिक ने भी जो बात की है सपोर्ट करने की, उन्होंने भी उसको IMF के साथ लिंक कर रखा है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस इशू को हमें पॉलिटिकल तनाज़ुर में देखने की बजाय जो मईशत के तनाज़ुर में देखना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये फैसला हुकूमत आते ही कर लेती तो शायद डॉलर इस वक्त 180-185 रुपये का होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब गोइंग फॉरवर्ड जो 3 बड़ी जमातें हैं, कम अज़ कम उनको इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद उन्हीं 3 में से कोई एक होगा जो कि वफाकी हुकूमत बना रहा होगा, और एक मजबूत मईशत जो है वो जो भी हुकूमत बनाएगा अगला इलेक्शन जीत के वो उसके काम आएगी, बजाय इसके कि आज हम इसको बिगाड़ पैदा करें अपने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को, और इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो जाए श्रीलंका की तरह की, यहाँ पे कोई भी हुकूमत करने को तैयार ही ना हो। तो ये कड़वी गोलियां जो कि इस वक्त निकलनी है, ना सिर्फ पेट्रोल और बिजली की कीमतें, बल्कि आप देखेंगे कि जो बजट आएगा अगले माली साल का वो भी अब IMF की कंसल्टेशन से बनेगा, और उस पर भी हुकूमत को फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी आम जुबान में ये जो कहा जा सके कि अखराजात कम करने रोकने होंगे और रेवेन्यू बढ़ाना होगा, टैक्सेस बढ़ाने होंगे, वो रेवेन्यूज देखने होंगे, यहाँ से हुकूमत रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये सारी सब आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये मुमकिन हो सकेगा? ये करना पड़ेगा, ये नहीं इसका मुमकिन होना या ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। इस वक्त या आप सियासत कर लें या मुआशरा चला लें। अगर आप नहीं चाहते कि देखिए, 1 हफ्ता पहले तक, यानी 4 रोज पहले तक, जब तक IMF के साथ ये बातचीत नहीं हुई थी और हुकूमत ने कल ये पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, परसों की बात है कि पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग जो है वो हाई रिस्क में डाल दी गई थी। उससे 1 दिन पहले की बात है कि जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं, उनकी LCs कोई खोलने पे तैयार नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है या उसके पास डॉलर्स नहीं है। तो पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा रातों रात। पाकिस्तान की इकॉनमी श्रीलंका से 5 गुना बड़ी है, लेकिन जिस नहज को चीज़ें चल रही थी, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुईशत की कुर्बानी देना, तो वो अगर 1 रोज़ में नहीं तो 1 महीने में, 2 महीने में हालात उसी नहज पे जा रहे थे। और
इस वक्त कम अज़ कम ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने कुछ टफ मेजर लेने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद ये हो सकता है एक यकीन दहानी कराई जा सकती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो दोबारा से बिल्टअप होना शुरू हो जाएंगे और मौजूदा हुकूमत को इसकी एक सियासी कॉस्ट चुकाना पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसको सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए, इसको हमें मुआशी मसले के तौर पे देखना चाहिए। ठीक है, तो आबिद क़य्यूम साहब एक और बात पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो सख्त फैसले किए गए हैं और आगे भी मुमकिन तौर पर ये बात की जा रही है कि मजीद सख्त फैसले हो सकते हैं, इस तरह के सख्त फैसलों से क्या मईशत संभल सकेगी? मईशत जो है ना, देखिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारी मईशत का प्रॉब्लम जो है कि जब भी ग्रो करती है 5% से ऊपर, इसमें हमेशा इंपोर्ट का बोझ आ जाता है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट यानी डॉलर्स की कमी हो जाती है। तो ये 2 साल मईशत जो है उसने तरक्की की, आप ये नहीं कह सकते कि मईशत ने तरक्की नहीं की थी। मईशत जो है वो पिछले साल भी उसकी ग्रोथ जो थी 5.7% रही, इस साल भी 6% की ग्रोथ जो है वो आ रही है। तो 2 सालों की ग्रोथ से जाहिर है कि डिमांड बढ़ी, तो ऊपर से यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इस वक्त ये तल्ख फैसले लेना ही जो है वो दानिशमंदाना रवैया है। अगर ये ना लिए जाएं तो फिर सियासत तो बच जाएगी, मईशत खत्म हो जाएगी और मुल्क खत्म होने का खतरा है। ठीक है, खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। हम इसी बारे में बात मजीद भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक बाद साथ रहिएगा। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इनको सजाएं देता है जब इन्होंने मॉडल टाउन में 14 लोगों को सबके सामने और कुछ 60 लोगों को गोलियां लगी थी, 14 लोग मारे गए थे। अगर तब सजा मिल जाती तो शायद इस हट दर्मी से ये इस तरह का जुल्म ना करते जो सारी कौम ने देखा। क्योंकि मुझे पता था उस दिन रात को खून खराबा होने लगा था, लोग हमारे तैयार हो गए थे, आम लोग तैयार हो गए थे जिन्होंने वो दहशतगर्दी देखी जो पुलिस के जरिए करवाई गई और जो जुल्म किया गया। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। ये मैं अब फिर से निकलूंगा और मैं आपको वाजे कर कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। अब इन 6 दिनों के अंदर मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और मैंने उनसे ये सारे सवाल किए कि क्लियर करें पोजीशन कि हमें क्या हमारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं। सारी कौम को अब पता चल जाना चाहिए कि हक के ऊपर कौन खड़ा है, कौन इस मुल्क में जुल्म कर रहा है, कौन इस मुल्क के अंदर हर सतह पे जाने के लिए तैयार है, इदारों को आपस में लड़ाने के लिए, अवाम को इदारों के खिलाफ करने के लिए तैयार है। लॉन्ग मार्च खत्म होने के बावजूद भी मुल्क में सियासी मुहाज़राई जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उनके लहजे और बॉडी लैंग्वेज में माजी के मुकाबले में थोड़ी सी नरमी दिखाई दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 अहम बातें की। एक तो उन्होंने मुबैना मैंडेट की खबरों को, डील की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया और गैर मुतवक्के तौर पर एहतजाज ख़त्म करने की वजाहत करते हुए दावा किया कि अगर वो इस्लामाबाद में बैठ जाते तो बड़ा खून खराबा हो सकता था, जिससे मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचता। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश करते हुए कहा कि अगर जून में इलेक्शन की तारीख दे दी जाती है तो तमाम दीगर मामलात पर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने खबरदार किया कि अगर 6 दिन में इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती तो दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इमरान खान के अल्टीमेटम के बाद हुकूमत ने इस्लामाबाद में अमन अमान के लिए नई हिकमत अमली भी तैयार कर ली। वहाँ जलसे और जुलूसों पर मुस्तकिल पाबंदी और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। इसी हवाले से हम अपने एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे कि इमरान खान का अल्टीमेटम और हुकूमत की नई हिकमत अमली क्या होगी। शाहिद रियाज गोंदल साहब क्या कहेंगे कि आइंदा अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर दोनों जानिब से हिकमत अमली हम क्या देखेंगे? पहली बात तो यह है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं या जो सियासी हुकूमतें हैं उनके लिए हमेशा जो सियासी अमल है उसका फ़ायदा होता है। जब भी वो इस तरह सख्ती करेंगे कि जी इमरान खान के जो पैरोकार हैं, बर्गर हैं, फैमिली हैं, वो बिल्कुल वो जो मम्मी डैडी हैं, इन पर डंडा फेरो भाग जाएंगे। आप जब पॉलिटिकल वर्कर पे तशद्दुद करेंगे तो आप उनको हार्डन करेंगे। और दूसरा ये है कि डिस्कनेक्ट, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ये कह रहे हैं जी आप सख्त फैसले करें, इनको डंडा फेरें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें सख्त फैसले क्या है
क्या आपने किसी गैर मुल्की रियासत से कोई दिए हुए अड्डे वापस लेने हैं, या आपने गैर मुल्की कंपनियों को कोई लाइसेंस दिए हुए हैं तेल निकालने के, माइन मिनरल्स के, कोयले के, क्या वो वापस लेने हैं? महंगाई के सख्त फैसले आपने करने हैं। 13 जमातों ने मिल के एक हुकूमत को हटा के, तो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, देखें मैं पहले भी ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये मसला मुआशी नहीं सियासी है। पहले सियासी मसले हल होते हैं। आप चाइना की मिसाल लें, पहले वो जहाँ पे एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद 80s में जाके वहाँ पे मुआशी रेवोल्यूशन जो होता है वो एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। जब आप ये नहीं समझने से कासिर है कि जी हम IMF से ये कर लेंगे, रात को हम ऐलानात करके ये गरीबों को पैकेजेस दे देंगे तो सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे, ये बाहर निकलेंगे तो इनको डंडे फेरेंगे, आंसू गैस मारेंगे। भाई आप मुल्क को गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, बड़ी मुद्दत लोगों ने कोशिश की, उन्होंने कहा पंजाब की गवर्नमेंट को चलने दें, बुज़दार को चलने दें, इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने दें, इसकी जो रिजल्ट शीट आएगी फिर देखेंगे। देखें ये जो हो रहा है, आपने सारों ने देखा जो कैमरों पे, टीवी पे और वीडियो सोशल मीडिया में, देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ जब भी कुछ करती हैं उसका निशाना खुद बनती हैं। जो भी माजी में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ किया, आखिर में उसको ये खुद भुगतना पड़ा। आप देखें मेरी नज़र में सियासत की इजाज़त होनी चाहिए, और इमरान खान को जो वो जलसे करने चाहें करें। देखें आप पंजाब में कबीना नहीं है, गवर्नर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, जिसको रेंटल राजा का नाम दिया वो कोई PTI ने नहीं दिया था, वो किसी हमारी जमात ने या किसी और जमात ने दिया था। आज वो स्पीकर, आप समझते हैं कि ये सारा निज़ाम जो है, ये अवाम इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस समझ रहे हैं, या आप जिस तरीके से, मेरे ख्याल में फाइनल ये बात है कि तशद्दुद जब भी किसी सियासी जमात ने उसका अपना हथियार बनाया है, वो खुद बाद में उसका निशाना बनी। ठीक है ताहिर अशरफी साहब, इमरान खान की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया है, हुकूमत की नई हिकमत अमली क्या होगी? और इसके साथ साथ आज जब हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान की उन्होंने ये भी कहा कि पहले तैयारी नहीं थी, इतने जलसों में वो बार बार कहते रहे थे लॉन्ग मार्च के और धरने के बारे में, क्या वजूहात हो सकी, तैयारी क्यों नहीं कर सके वो? देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को ये यकीन था कि अवाम जिस तरह उनके जलसों में आ रही है, अवाम लॉन्ग मार्च में भी उसी तरह निकलेगी। लेकिन लॉन्ग मार्च की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई। एक तो बहरहाल पुलिस और ये सारा सिस्टम जो था वो भी है, लेकिन जो तवज्जो देने की बात है मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि वो अपनी पार्टी की तंजीम साजी करें। उनकी पार्टी की अगर मजबूत लीडरशिप होती और उनकी पार्टी की तंजीम साजी होती और मुनज़्ज़म होती उनकी जमात, आज ये तहरीक है, तंजीम नहीं है। अगर वो तंजीम होती तो जितने लोग जलसों में आ रहे थे उनसे कम से कम आधे लोग तो वो निकाल पाते। लेकिन एक ये भी सूरत हाल हुई है। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस और रुकावटें वो भी बहरहाल एक बड़ा सबब भी बनी है। अब जो खान साहब कह रहे हैं कि वो तैयारी करके आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ खान साहब ने आज एक नया बाब खोला है कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और यही बात कल शहबाज शरीफ साहब ने कही है कि जी हम कमेटी बना देते हैं, आइए बातचीत करें। तो ये एक दोनों तरफ से मैं समझता हूँ मुस्बत बात है, और मेरा ख्याल है कि इसको लेके आगे चलना चाहिए। कुछ लोग जल्दी पे तेल का काम करना चाहते हैं, उनको भी पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। दो हकीकतें हैं, मौजूदा हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जज्बात में आगे अगर कोई कहे कि जी तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं है या जो हुकूमत में पार्टियां उनका वजूद नहीं है, लिहाजा ये मुज़ाकरात का जो आज बात इमरान खान साहब ने की और कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर की, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वापस जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ को। आगे बहुत सारे फैसले होने हैं और उन फैसलों में तहरीक इंसाफ को ये बात बिल्कुल ठीक कही है शायद रियाज साहब ने कि भाई कौन है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कह रहा है कि मैं अगले इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। तो ये देखें, ये एक मजाक लग रहा है, लोग हंस रहे हैं इस बात पे, कोई इसे नहीं मानेगा। राजा रियाज साहब बहुत मोहतरम हैं, बहुत
यानी काबिल एहतराम है, लेकिन क्या कोई उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मानने को तैयार होगा? आप जाएं सर्वे करवा लें। क्यों? वो खुद ऐलान कर चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे लड़ूंगा। तो एक सवाल पैदा होता है भी जिस आदमी ने कल टिकट लेनी है, अभी तो उनकी टिकट का फैसला भी नहीं हुआ, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज के जो कायदीन है उनका मौक़िफ़ और है। ये तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन जो आदमी कल जाके आपके पार्टी का एक एमएलए होगा वो आज कैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ? तो ये खुद भी थोड़ा सा जमातों को, सियासी कायदीन को ख्याल आना चाहिए कि हम जमहूरियत को तमाशा ना बनाएं, हम इसके लिए मिल बैठे और बातचीत करें। सलमान आबिद साहब, हमने देखा कि कल तक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब भी बात करते थे तो उनका मूड जो था वो बड़ा जारहाना होता था, दो टोक बात कर रहे थे। आज उनके लहजे में थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नरमी थी। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर 2-3 बातें कर दी हैं। एक बात तो उन्होंने की है कि वो सारा जोर जो है ना, के बारे में बात की नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखें ना, अब उन्होंने साफ कहा है कि वो जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने गेंद इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में डाली है, उन्होंने गेंद हुकूमत की कोर्ट में डाली है। और देखिए, बात अभी जो अशरफी साहब कर रहे थे ना, ताहिर साहब, कि जी आपस में बातचीत हो। देखिए, मुतालबा क्या है? अब शहबाज शरीफ साहब ने तो कल कहा है कि इंतखाबात 2023 अगस्त में होंगे। इमरान साहब कहते हैं कि फौरी इंतखाबात हों, और उन्होंने जो मुज़ाकरात की ऑफ़र भी की है ना, वो उस सूरत में की है कि अगर आप जून में इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, बाकी बातें करेंगे। अच्छा, अब ये एक डेडलॉक की कैफियत है, और ये मैं आपको बताऊं, ये टकराव की सियासत भी है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आज आपने कहा कि जी इमरान खान साहब वापस चले गए, हमने कहा डर गए, सहम गए, उनके पास लोग नहीं निकले, सारी बातें मान लेते हैं। अब वो 6 दिन के बाद आज उन्होंने कह दिया ना कि वो हर सूरत में बाहर निकलेंगे। अगर वो बाहर निकलेंगे, हुकूमत उनका रास्ता रोकेगी, 144 लगाएगी, तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद कर देगी, वही शेलिंग होगी, वही गिरफ्तारियां होंगी, तो इसका मतलब है कि आप एक टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं। अब टकराव की सियासत का नतीजा फिर किसके मफाद में निकलेगा? हुकूमत तो पहले ही माशी वो दलदल में फंसी हुई है, सियासी दलदल में फंसी हुई है। इसलिए बात सारी सीधी सी है कि अब ये तय होना है बुनियादी तौर पे कि अगर फौरी इंतखाबात होंगे तो उसका एजेंडा सामने आएगा। अगर आप 2023 के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो फिर उसका एजेंडा जो है वो और होगा, और इमरान खान साहब उसके लिए राजी नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टकराव की सियासत, और राना सनाउल्लाह साहब ने बतौर वज़ीर दाखिला जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उससे टकराव तो पैदा हुआ है। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने उस वक्त दुरुस्त फैसला किया। उसकी वजह ये थी कि अगर वो उस वक्त ना होते तो ये टकराव और ज़्यादा बढ़ जाता और वाकई एक वायलेंस जो है वो डोमिनेट करता। लेकिन अब उन्होंने गेम बुनियादी तौर पे कोर्ट में डाल दी है, और ये 6 दिन पता चलेगा कि आने वाले दिनों में सूरत हाल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट से दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।